हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का हम लोगों का टॉपिक है सिंगल फेज़ इंडक्शन मशीन। सिंगल फेज़ इंडक्शन मशीन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि वो वर्किंग कैसे करती है और उसके लिए हमें इसेंशियली क्या क्या प्री रिक्विजिट है, हमें पहले से क्या क्या थ्योरीज पता होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो सिंगल फेज़ आपकी इंडक्शन मशीन में काम करती है वो होती है पल्सेटिंग फील्ड एज टू रोटेटिंग फील्ड। तो सब एक हम रोटर बना लेते हैं, ये आपका रोटर हो गया, ठीक है। और सिंपल आपके दो पोल हो गए। इन पोल पर हमने कौन सी वाइंडिंग करी है? सिंगल फेज वाइंडिंग, है ना, इस टाइप से। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है। तो सिंगल फेज जब भी हम बात करते हैं तो हमारा किस टाइप के वेव फॉर्म बनती है? हमारी वेव फॉर्म बनती है पल्सेटिंग, इस टाइप की बनेगी। तो एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस होगी, यानी कि जब भी हमारे पोल्स बनेंगे तो एक बार नॉर्थ पोल बनेगा और एक बार यहाँ पर साउथ पोल बनेगा और एक बार यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब ये अल्टरनेट बनेंगे। तो जब भी अल्टरनेट पोल्स बनते हैं तो रोटर के लिए ऐसा भी माना जा सकता है, इसको दोबारा से बनाते हैं। मान लीजिए रोटर है और यहाँ पर पहले नॉर्थ पोल बना, यहाँ पर साउथ पोल बना पहले हाफ में, ठीक है। तो हमारा रोटर इस तरीके से इंड्यूस इसमें ईएमएफ आ गया, ठीक। अब जब सेकंड वेव आएगी, जब ये वाली नेगेटिव वेव आएगी तो हमारा क्या होगा? इसकी जगह पर हमारा क्या बनेगा? साउथ। अब यहाँ पर हमारा बनेगा साउथ, यहाँ पर बनेगा नॉर्थ। तो इसे हम किस तरीके से ले सकते हैं कि यहाँ पर पहले नॉर्थ था, अब वो नॉर्थ रोटेट करके यहाँ चला गया, और यहाँ पर पहले साउथ था, वो रोटेट करके यहाँ चला गया, ठीक है। लेकिन ये रोटेशन तो दोनों साइड से हो सकता है, यानी कि अगर यहाँ पर आपका पोल है नॉर्थ और यहाँ पर आपका साउथ पोल है, और उसके बाद सेकंड वेव में यहाँ पर साउथ बना, यहाँ पर नॉर्थ बना, तो ये इस तरीके से भी रोटेट कर सकता है और ये इस तरीके से भी रोटेट कर सकता है। यानी कि जो रोटर है, रोटर के लिए कन्फ्यूजन स्टेट क्या होगी कि उसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है कि क्लॉकवाइज घूमना है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक पर्टिकुलर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, जैसे कि थ्री फेज में होती है। थ्री फेज में हमारा बहुत सिंपल होता है, थ्री फेज में हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है, लेकिन यहाँ पर दो रोटेटिंग फील्ड होती हैं। तो दो रोटेटिंग फील्ड किस टाइप से होती हैं? एक एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एक क्लॉकवाइज घूमती है। और क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होती है तो इसलिए रोटर आपका घूम नहीं पाता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो उसे सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाया जाएगा तो हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि टू रोटेटिंग फील्ड की थ्योरी क्या है। तो रोटेटिंग फील्ड की थ्योरी क्या है? हमारे पास एक है कॉइल, ठीक है। इस कॉइल का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? एफ होता है। तो एफ क्या होता है? एफ मैक्सिमम कॉस थीटा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे। और क्योंकि ये एमएमएफ किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है? किसी न किसी करंट की वजह से, जिसका क्या होगा? आई एम कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हमारा करंट क्या होता है? आई एम कॉस ओमेगा टी। तो क्योंकि ये कॉस ओमेगा टी का फैक्टर भी काम कर रहा है, तो हमारा एफ किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से। तो एफ का जो कंपोनेंट होगा उसमें क्या होगा? एफ पीक मैक्सिमम वैल्यू इनटू किस एंगल पे वो अप्लाई हो रहा है, और कॉस ओमेगा टी तो उसमें रहेगा ही। तो यानी कि दो कॉस फैक्टर उसमें काम करेंगे, एक उसका फिजिकली वो कितने एंगल पर है, और दूसरा टाइम में वो कितना आगे पीछे है। तो यानी कि टाइम और स्पेस दोनों ही के लिए हमने एक एक एंगल ले लिया, एक थीटा एंगल, एक ओमेगा टी एंगल, ठीक है। इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगाएंगे, तो ये इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में हम कॉस ए, इसके लिए हम लगेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो इससे जब हमने ब्रेक किया
तो हमें ये मिला। तो इसका एक कंपोनेंट आपका फॉरवर्ड फील्ड को दर्शाता है, दूसरा कंपोनेंट आपका बैकवर्ड फील्ड को दर्शाता है। ठीक है, तो अब हमें इतना पता चल गया है कि इसमें दो फील्ड होती हैं। वो दो फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी, एक आपकी मेन फील्ड रहेगी, फिर उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा। ये भी ओमेगा स्पीड से घूमेगा, ये भी ओमेगा एस, दोनों सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो रोटर के लिए कोई पर्टिकुलर पोजीशन सही नहीं होगी, तो रोटर आपका रोटेट ही नहीं करेगा। ओके, तो अब समझते हैं कि अगर रोटर को किसी तरीके से किसी एक डायरेक्शन में हम रोटेट करना स्टार्ट कर दें, तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी। मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में रोटर को रोटेट कर रहे हैं और वो किस स्पीड से रोटेट हो रहा है, एन आर। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्पीड भी हमारी एन एस होती है और बैकवर्ड स्पीड भी हमारी एन एस होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा स्लिप क्या होगा, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस। ठीक है, और बैकवर्ड स्लिप हमारा कैसे फाइंड आउट होगा, बैकवर्ड में हमारा ये एन एस अपोजिट डायरेक्शन में है और एन आर अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब भी दो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ऐड हो जाएंगे, तो इस तरीके से एन एस प्लस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस, इन दोनों को जब हम निकालते हैं तो हमारी फॉरवर्ड स्लिप तो जैसे 3 फेस इंडक्शन मोटर में निकालते हैं सेम वैसे ही निकालते हैं, लेकिन बैकवर्ड स्लिप को भी अगर निकालना हो और आपके पास फॉरवर्ड स्लिप दी हुई हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 माइनस एस 2 माइनस एफ फॉरवर्ड स्लिप। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेंगी। पहला क्या, स्लिप जैसे नॉर्मली हम निकालते हैं तो इस स्लिप को हम यहाँ बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिप, और बैकवर्ड स्लिप निकालने के लिए 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखने पड़ेंगे। फिर आते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पे। 3 फेस इंडक्शन मोटर में हमने टॉर्क को देखा था कि टॉर्क किस टाइप से बनता है, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता था, लेकिन ये फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड की वजह से बनता है। तो ये इस तरीके से फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास दो फील्ड हैं, एक बैकवर्ड में भी रोटेट कर रही है, तो बैकवर्ड में रोटेट करने के लिए जस्ट उसका अपोजिट उल्टा बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों फील्ड एक साथ काम कर रही हैं तो रोटर पे एक रिजल्टेंट टॉर्क बनेगा। तो वो रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, वो रिजल्टेंट टॉर्क आपका इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट टॉर्क में आप देख सकते हैं कि आपका जो ज़ीरो स्पीड पर, रोटर की स्पीड 0 पर हमारा टॉर्क क्या है, 0 है। तो यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को रोटेट करने के लिए हमें एक मेथड का इस्तेमाल करना होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेथड, यानी कि एक और वाइंडिंग का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है जिसकी वजह से कुछ फेज शिफ्ट आए, जिसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो इस कारण से हमेशा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपने हमेशा इस टाइप के सर्किट देखे होंगे, एक सर्किट और साथ में दूसरी वाइंडिंग। तो एक वाइंडिंग को हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग और दूसरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अगर एक ही वाइंडिंग से मोटर रोटेट कर सकती तो हमें दूसरी वाइंडिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दूसरी वाइंडिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि सिंगल वाइंडिंग से आपकी इस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। तो अगले लेक्चर में हम जानेंगे किस किस प्रकार से हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम लगा सकते हैं और ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाने से कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें मिलने लगता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमें ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना होगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि स्लिप कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अब इसमें 2 स्लिप्स आ गई हैं तो हर इक्विवेलेंट सर्किट में भी 2 स्लिप आएंगी, हर जगह डबल हो जाएगा। आपका सिंगल फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता था वो फॉरवर्ड के हिसाब से बनता था, फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड,
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हर चीज़ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे टॉर्क डायग्राम भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। स्लिप भी फॉरवर्ड स्लिप होगी, एक बैकवर्ड स्लिप होगी। फिर इक्विवेलेंट सर्किट भी आपका एक फॉरवर्ड के लिए सर्किट बनेगा और एक बैकवर्ड के लिए बनेगा, दोनों साथ में बनेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम ये पता करेंगे कि कैसे मशीन रोटेट होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।